अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स का लास्ट मोमेंट रिवीजन, जिसको हम लोग एलएमआर के नाम से जानते हैं। ये एलएमआर की वीडियोस आपके नवंबर 2016 एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। तो ये एलएमआर की वीडियोस आखिर मैं क्यों बनाता हूँ? एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट टैक्स को 100% रिवाइज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि लगभग 100% सिलेबस को बहुत ही कम टाइम में मैं आपको रिवाइज करवा के दूं। ये एलएमआर की वीडियोस उनके लिए रिलेवेंट नहीं है जो कि फर्स्ट टाइम डायरेक्ट टैक्स की स्टडी करने वाले हैं। यानी कि अगर आपने डायरेक्ट टैक्स को अच्छे तरीके से पहले से कवर करके रखा हुआ है तब ये एलएमआर की वीडियोस आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। अगर एग्जाम के एक दिन पहले एलएमआर की वीडियोस को आप सुनते हो तो वीएलसी मीडिया प्लेयर में 1.5, 1.7 या फिर डबल स्पीड तक भी सुन सकते हो, जिससे आपका डायरेक्ट टैक्स 10 से 15 घंटे में खत्म हो जाएगा। ये एलएमआर की वीडियो सुनना केवल सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा आपको आरटीपी, मॉक टेस्ट, उसके बाद सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, इन सारी चीजों को भी देखना जो बहुत जरूरी है। ये एलएमआर की वीडियोस में जहां पर आपके आईपीसीसी का मैटर रहेगा वहां पर मैं अपने स्पीड को और ज्यादा बढ़ा लूंगा, यानी कि और भी स्पीड में मैं बोलूंगा। लेकिन जहां पर आपका सीए फाइनल का मैटर रहेगा, यानी कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल की चीजें रहेंगी, वहां पर मैं अपने स्पीड को थोड़ा कम करूंगा। मैं यहां पर लिखने के लिए, मार्क करने के लिए और अंडरलाइन करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं देने वाला हूं। अगर आपको लिखना हो, मार्क करना हो या अंडरलाइन करना हो तो पॉज बटन का आप इस्तेमाल करोगे। और एक बात मैं और आपसे उम्मीद करता हूं कि इन वीडियोस को सुनते वक्त में आप अपना 100% कंसंट्रेशन दोगे और आप हेडफोन का इस्तेमाल करोगे, जिससे आपका कंसंट्रेशन ज्यादा बना रहे। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारे चैप्टर कैपिटल गेन के बारे में। कैपिटल गेन में सबसे पहला सेक्शन आता है चार्जिंग सेक्शन, जो कि सेक्शन 45 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है। चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करेगा तो जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर इफेक्ट होगा उस प्रीवियस ईयर में आपको कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करेगा तो जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करोगे उस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर के कारण जो भी प्रॉफिट या गेन होता है उस पर आपको कैपिटल गेन पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो ये कैपिटल एसेट सेक्शन 2 के सब सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। ये डिफिनेशन थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। ट्रांसफर सेक्शन 2 के सब सेक्शन 47 में डिफाइन किया है। इसमें लिस्ट बताया गया है कि किस किस सिचुएशन को इनकम टैक्स के एक्ट के तहत ट्रांसफर माना जाएगा। और प्रीवियस ईयर तो आपको पता ही है, सेक्शन नंबर 3 में डिफाइन किया गया है। और प्रीवियस ईयर का मतलब आप लोग जानते ही हो। तो ये तीनों कंडीशन जब एक साथ सेटिस्फाई होंगे तो फिर चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा और कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन इस चार्जिंग सेक्शन का एक्सेप्शन है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर वाला जो कंडीशन है उसके एक्सेप्शन है। मतलब जनरली जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होता है उसी प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट होता है। लेकिन आईसीसी के केस में 3 केस ऐसे हैं। आईसीसी जिस केस में जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर माना जाएगा उस प्रीवियस ईयर में इफेक्ट ना होकर कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट ना होकर जिस प्रीवियस अदरवाइज किसी प्रीवियस ईयर में जो है वो टैक्सेबल माना जाएगा। तो आई से आपका हो गया इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम के केस में जिस प्रीवियस ईयर में आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन वगैरह सब मिलेगा या फिर इनहैंस कंपनसेशन मिलेगा, मतलब डैमेज या डिस्ट्रक्शन अगर होता है उससे के कारण आपको इनहैंस कंपनसेशन या फिर कंपनसेशन मिलता है। तो जिस प्रीवियस ईयर में डिस्ट्रक्शन या डैमेज हुआ है उस प्रीवियस ईयर में 247 के तहत ट्रांसफर माना जाएगा। लेकिन टैक्सेबल किस प्रीवियस ईयर में होगा? जिस प्रीवियस ईयर में आपको कंपनसेशन एक्चुअली में मिलता है उस प्रीवियस ईयर में। ये इंश्योरेंस वाला केस जो है वो सेक्शन 45 के सबसेक्शन 1A में डिफाइन किया गया है, जो हम लोग थोड़ी देर में वापस से डिटेल में देखने वाले हैं। दूसरा आता है आपका कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 47 क्या बोलता है? जो कन्वर्जन करना यानी कि कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना भी ट्रांसफर कहलाएगा। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन क्या बोलता है चार्जिंग सेक्शन का, कि जिस प्रीवियस ईयर में यानी कि डेट ऑफ ट्रांसफर मान लो यहां पर है और ये वाले प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर इफेक्ट हुआ है तो उस प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं लगेगा सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के तहत। जबकि जिस प्रीवियस ईयर में उस स्टॉक इन ट्रेड को बेचा जाएगा यानी कि कैपिटल एसेट्स स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया तो जिस प्रीवियस ईयर में सेल किया जाएगा या अदरवाइज ट्रांसफर किया जाएगा तो उस प्रीवियस ईयर में जाकर आपका कैपिटल गेन टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैसे चार्ज किया जाएगा थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग इतना ही जानते हैं कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड का जब केस है तो वो सेक्शन 45 के सबसेक्शन 2 में आता है, जिसके तहत जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर इफेक्ट हुआ है यानी कि जिस प्रीवियस ईयर में कन्वर्जन हुआ है उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल ना होकर जिस प्रीवियस ईयर में उस स्टॉक इन ट्रेड को बेचा जाएगा उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरा केस आता है हमारा सी। तीसरा सी हमारा होता है
कंपलसरी एक्विजिशन। जब किसी लॉ के तहत किसी के कैपिटल एसेट्स को कंपलसरी एक्वायर किया जाता है तो उस एक्वायर करने को भी सेक्शन 247 के तहत ट्रांसफर माना जाएगा। लेकिन जिस प्रीवियस ईयर में आपका ट्रांसफर माना गया है यानी कि कंपलसरी एक्विजिशन किया गया है, उस प्रीवियस ईयर में टैक्स ना लगकर किस प्रीवियस ईयर में टैक्स लगता है? जिस प्रीवियस ईयर में आपको कंपनसेशन या फिर इनहैंस कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव होगा, उस प्रीवियस ईयर में जाकर टैक्स होगा। ये कंपलसरी एक्विजिशन वाला सेक्शन 45 के सबसेक्शन 5 में दिया गया है। यानी कि चार्जिंग सेक्शन के 3 एक्सेप्शन हैं। सेक्शन 45 का सबसेक्शन 1 इंश्योरेंस क्लेम ऑन डैमेज और डिस्ट्रक्शन, उसके बाद दूसरा है सेक्शन 45 का सबसेक्शन 2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, और तीसरा क्या है? तीसरा है कंपलसरी एक्विजिशन जब किसी लॉ के तहत होता है तो सेक्शन 45 का सबसेक्शन 5। तो हम लोग यहां पर अब देखेंगे कैपिटल एसेट्स का डिफिनेशन जो कि सेक्शन नंबर 2 का 14 में बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था। उसके बाद हम लोग ट्रांसफर का डिफिनेशन देखेंगे। हम लोग कैपिटल एसेट्स का यहां पर डिफिनेशन देखते हैं। कैपिटल एसेट्स का पहले बताया गया है मींस, और इसमें दूसरा पार्ट है यहां पर कैपिटल एसेट्स का बट डज नॉट इंक्लूड। कैपिटल एसेट्स के डिफिनेशन में बताया गया है मींस और उसके बाद बट डज नॉट इंक्लूड्स दूसरा पार्ट जो है वो बताया गया है। तो कैपिटल एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी इन ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को आप कैपिटल एसेट्स बोलोगे। ठीक है, जो एसएससी ने हेल्ड करके रखा हुआ है, जो एसएससी के पास होल्ड किया गया है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो कैपिटल एसेट्स कहलाएंगी, चाहे वो प्रॉपर्टी बिजनेस से कनेक्टेड हो या फिर ना हो। दोनों सिचुएशन में वो आपका प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड जो है वो कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। और साथ में यहां पर फाइनेंस एक्ट 2014 में अमेंडमेंट आया जिसमें बोला गया कि अगर एफआईआई ने यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने किसी भी तरह की सिक्योरिटी को होल्ड करके रखा है, साफ साफ बोला गया कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कोई भी सिक्योरिटी को हेल्ड करके रखा है तो वो सेक्शन 214 के तहत कैपिटल एसेट्स माना जाएगा और अकॉर्डिंगली उस पर 111A, 112 और 10 का 38 सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, तो कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, साफ साफ बोल दिया। तो पहला पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड और दूसरा पॉइंट एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई। लेकिन इसके दूसरे पार्ट को जो डिफिनेशन में आता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में दो बातें याद रखना है आपको। प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो एसएससी ने हेल्ड करके रखा है, लेकिन इसमें कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होगी। तो इसमें 5 चीजें इंक्लूड नहीं होगी जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट These 5 things, ठीक है, ये 5 चीजों के अलावा सारी चीजें हैं। अगर प्रॉपर्टी किसी भी तरह की होगी तो वो कैपिटल एसेट्स कहलाएगी। और साथ में बताया गया है कि सिक्योरिटी अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने हेल्ड करके रखा है, ठीक है। एफआईआई लोग कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोग कौन होते हैं? वो लोग ये लोग होते हैं जिसको सेबी रेगुलेशन ने स्पेसिफाई किया है कि अगर आप स्पेसिफाइड मैनर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप विदेशी लोग यानी कि आप फिरंगी लोग, नॉन रेसिडेंट हो या फिर फॉरेन कंपनी हो, दोनों सिचुएशन में आप एफआईआई कहलाओगे। सेबी रेगुलेशन में ये सारी चीजें बताई गई है। हम लोग यहां पर देखते हैं कि कैपिटल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो कैपिटल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो हमारा मेमोरी टेक्निक है यहाँ पर स्पा करवा लो, गंदे बाल हैं, ठीक है। तो स्पा जीबी जो है वो आपका यहाँ पर कैपिटल एसेट्स के डिफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से देखेंगे। एस से मतलब क्या हो गया? एस से मतलब क्या हो गया कि जब अगर आपने अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए एज ए स्टॉक इन ट्रेड, एज ए कंज्यूमेबल स्टोर या फिर एज ए रॉ मटेरियल हेल्ड करके रखा हुआ है, तो स्टॉक इन ट्रेड एस से हमारा हो गया। तो स्टॉक इन ट्रेड तो वो आपका कैपिटल एसेट्स नहीं कहलाएगा, बशर्ते कि यहां पर लिखा हुआ था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। भले ही आपने बिजनेस के लिए हेल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन अगर आपने बिजनेस के लिए बतौर स्टॉक इन ट्रेड या कंज्यूमेबल स्टोर या फिर रॉ मटेरियल बोल के हेल्ड करके रखा हुआ है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। पी से आपका हो गया पर्सनल इफेक्ट, पी से आपका हो गया पर्सनल इफेक्ट, ए से हो गया स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर लैंड, स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर लैंड। इन सारी चीजों को हम लोगों को डिटेल में जानना है कि ये एग्रीकल्चर लैंड वगैरह सब जो एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है, रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड होगा, तो उसके बारे में हमें काफी डिस्कशन करना है। तो स्पा हम लोगों ने देख लिया, पर्सनल इफेक्ट यहाँ पर पी से हो गया, ए से हो गया आपका एग्रीकल्चर लैंड, और जी से हो गया आपका गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, और बी से हो गया स्पेशल बियर्ड बॉन्ड, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। तो अब अभी हमारी चर्चा बट डज नॉट इंक्लूड्स वाले पॉइंट पे आएगी।
तो हम लोग स्पाकर वालों गंदे बाल को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड या फिर आपने कंज्यूमेबल स्टोर या फिर रॉ मटेरियल बिजनेस के लिए हेल्ड करके रखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके ट्रांसफर करने पर आपको कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट ना होकर बिजनेस प्रोफेशन हेडमेट सेक्शन 28 के तहत चार्जेबल होता है। ठीक है, मतलब अगर आपने बिजनेस के लिए रखा है, ठीक है, तो फिर ये आपका कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। और इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही भले ही क्यों ना रखा हो, फिर भी वो कैपिटल एसेट्स के डिफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल एसेट्स का डिफिनेशन में ऑलरेडी बोल के रखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ठीक है, हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद दूसरा आता है आपका पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट आता है, पर्सनल इफेक्ट जो है वो भी आपका कैपिटल एसेट्स नहीं कहलाएगा। जो चीजें कैपिटल एसेट्स नहीं कहलाती है तो ऑब्वियसली उसके ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पर्सनल इफेक्ट का मतलब आपका टीवी हो गया, घर का फ्रिज हो गया, ऐसी चीजें होंगी जो मूवेबल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग पहनने की चीजें जिसको आप कपड़े की तरह पहनते हो। उसके बाद फर्नीचर्स वगैरह जो कुछ भी होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू मूवेबल होना चाहिए, तो वो पर्सनल इफेक्ट होगा, मूवेबल होना चाहिए। ठीक है, और उसको यूज करने वाला, पर्सनल इफेक्ट को यूज करने वाला जरूरी नहीं है कि एसएससी ही होना चाहिए। एसएससी या उसका कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल इफेक्ट में मूवेबल होते हुए भी 6 चीजों को आप इंक्लूड नहीं करोगे, यानी कि अगर इन सब 6 चीजों का ट्रांसफर किया जाए तो ऐसी सिचुएशन में, इन सब 6 चीजों का ट्रांसफर किया जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट में ये सारी चीजें एक्सेप्शन होती हैं, यानी कि ये पर्सनल इफेक्ट नहीं कहलाएगी। और जब पर्सनल इफेक्ट नहीं कहलाएगी तो ऐसे सिचुएशन में उसके ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा। पहला होता है आपका ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और किसी भी प्रकार के वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, तो उसके ट्रांसफर पर आपको कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो एनी वर्क ऑफ आर्ट है, जो वो स्कोप को काफी से बढ़ा दिया। अब हम लोग फिलहाल ज्वेलरी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ज्वेलरी क्या होता है? तो ज्वेलरी क्या होता है ये तो आपको पता ही है और ये पर्सनल इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर ज्वेलरी का इस्तेमाल, यानी कि अगर यूटेंसिल है, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर यूटेंसिल सिल्वर का होता है तो ऐसी सिचुएशन में, मतलब यहां पर बोला गया है कि बहुत सारे रईस लोग होते हैं, अंबानी टाइप के लोग, जो कि डे टू डे लाइफ में आपके चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं खाने पीने के लिए। ठीक है, यानी कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी आपका पर्सनल इफेक्ट में आ जाना चाहिए, मतलब इसके ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन यूटेंसिल अगर गोल्ड का हो तो शायद ही कोई लोग ऐसे होते होंगे जो सोने का बर्तन खाने पीने में इस्तेमाल करते होंगे, डे टू डे लाइफ में अपना इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, इसीलिए कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि यूटेंसिल अगर गोल्ड का हो यानी कि सोने का हो, तो कोर्ट ने बोला कि आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपके ज्वेलरी के डिफिनेशन में आ जाएगा। यानी कि यूटेंसिल अगर चांदी का हो तो उस सिचुएशन में आपको कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन यूटेंसिल्स अगर आपके गोल्ड का हो तो उस सिचुएशन में आपका कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारी पूजा की चीजें होती हैं, पूजा वगैरह में सोने की चीजें इस्तेमाल की जाती है, सोने का पात्र वगैरह सब, तो गोल्ड बार्स, सॉवरिन्स वगैरह सब जो भी पूजा के लिए इस्तेमाल करता है, उसके ट्रांसफर करने पे गोल्ड बार्स या फिर पूजा के लिए कोई भी इस्तेमाल करने वाली चीजें जो होती हैं सोने की अगर होती हैं, तो उसको ट्रांसफर करने पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट नहीं कहलाएगा पूजा की सारी चीजें। स्पाकर वालों गंदे बाल में हम लोगों ने ए देखा था। ए का मतलब हम लोगों ने देखा था एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड का मतलब यहां पर होता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड का मतलब यहां पर होता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। मतलब मकसद ये है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को, जो भी एक्सट्रीम रूरल एरिया में लैंड सिचुएटेड है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड के बेचने वाले लोगों पर टैक्स ना लगाए, यानी कि ट्रांसफर करने पर टैक्स ना लगाए। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको कहा जाता है? ऐसा लैंड जो कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है उसको रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहा जाता है। अब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है उसको रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहा जाता है, तो आखिर ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है? ठीक है, तो जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है उसको रूरल कहा जाना चाहिए, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड किसको कहा जाएगा वो हम देखेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी एरिया, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी का या फिर कैंटनमेंट बोर्ड, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी का या फिर कैंटनमेंट बोर्ड का कोई भी एरिया, चाहे आप किसी भी नाम से बुला लो इन म्युनिसिपैलिटी को या फिर कैंटनमेंट बोर्ड को, ठीक है, अगर उसका जुरिडिक्शन में जो भी एरिया फॉल कर रहा है उसका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, ठीक है, 10,000 या उससे ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग उसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। मतलब ऐसे एरिया में सिचुएटेड है जिसके म्युनिसिपैलिटी या फिर कैंटनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, तो उस एरिया में सिचुएटेड लैंड को हम लोग अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। तो पहला ही पॉइंट हम लोगों का आता है, म्युनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड के एरिया का पॉपुलेशन अगर 10,000 या उससे ज्यादा है तो उस सिचुएशन में यहां पर जो भी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड होगा उसको हम लोग अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे, यानी कि रूरल नहीं मानेंगे, ठीक है। अब ये म्युनिसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड को आप किसी भी नाम से बुला लो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बुलाओ, नोटिफाइड एरिया कमेटी बुलाओ, टाउन कमेटी बुलाओ या फिर अदरवाइज किसी भी नाम से पुकारो, यहां पर ये इसी भी म्युनिसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड वर्ड में ही कवर हो जाएगा। इसके अलावा 3 केस और भी हैं। यहां पर 10,000 से पॉपुलेशन इस एरिया का, मान लो ये उनका एरिया है म्युनिसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड का जिसका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, तो उस एरिया में मान लो ये एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है, तो इसको हम लोग रूरल नहीं बोलेंगे, अर्बन बोलेंगे। उसके बाद हम लोगों का 3 सिचुएशन और आता है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3, जिसको हम लोग यहां पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। मान लो कि यहां पर इस एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और बॉम्ब की कैपेसिटी इतनी है कि ये इसका रेंज 2 किलोमीटर तक नुकसान पहुंचाएगा, फिर एक की कैपेसिटी है 6 किलोमीटर तक नुकसान पहुंचाएगा और एक ही कैपेसिटी 8 किलोमीटर तक नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो वैसे ही मान के चलेंगे हम लोग यहां पर। तो अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है, तो 10,000 का पॉपुलेशन यहां तक कवर हो गया। उसके बाद यहां पर 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है लेकिन 1 लाख से पॉपुलेशन कम है, ध्यान रहे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में ये जो म्युनिसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड का एरिया है इसके 2 किलोमीटर तक आने वाले जितने भी एग्रीकल्चर लैंड होंगे वो रूरल नहीं कहलाएंगे, यानी कि अर्बन कहलाएंगे, 2 किलोमीटर तक रेंज में आने वाले, ठीक है। उसके बाद यहां पर सेकंड पॉइंट में आता है कि अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, 1 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन 10 लाख से पॉपुलेशन कम है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर इस एरिया में मान लो ये एरिया आता है आपका, तो उस एरिया में 6 किलोमीटर तक के रेंज में जो भी लैंड आएंगे, एग्रीकल्चर लैंड जो कोई भी आएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो आपके अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएंगे। लेकिन अगर म्युनिसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड के एरिया का पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है तो फिर उस म्युनिसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड के जो लास्ट एरिया होंगे उस एरिया से 8 किलोमीटर के रेंज तक, 8 किलोमीटर के रेंज तक जो भी एग्रीकल्चर लैंड आएगा वो यहां पर क्या कहलाएगा, वो यहां पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड ना कहलाकर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगा, ठीक है। तो ये 3 केस हम लोगों ने देखा और तीनों केस में हम लोग सारी बातें कॉमन देखते हैं, कुछ बातें कॉमन देखते हैं। पहला बात क्या है कि यहां पर जो भी किलोमीटर नापा जाएगा वो एरियली मेजर किया जाएगा, एरियली मेजर किया जाएगा। मतलब कई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में वो सारी चीजें फॉल कहलाएगी, ठीक है। उसमें आपको बाय रोड वगैरह सब नहीं देखना है, आपको एरियली मेजर करना है, यानी कि शॉर्टेस्ट रूट अगर स्काई के थ्रू जाता है, यानी कि बर्ड फ्लाई से शॉर्टेस्ट रूट जो होता है, चिड़िया उड़कर मान लो आसमान से, बर्ड फ्लाई से, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन से जाती है, स्ट्रेट जाती है, मतलब बाय रोड नहीं नापा जाएगा, ये एरियली मेजर करना है। ये कैसे पता चलेगा कि एरियली मेजर कहां से पता चलेगा, तो गूगल मैप्स में 2 तरीके का रेंज बताया गया रहता है, एक आपका रोड से बाय रोड कितना दूर पड़ता है और दूसरा बताया गया रहता है कि एरियली कितना होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप शॉर्टेस्ट रूट से जाते हो और एरियली मेजर करके सीधा लाइन खींचते हो तो उससे ये 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर का रेंज नापा जाएगा। दूसरा बात यहां पर कॉमन क्या है इन तीनों केस में कि यहां पर डिस्टेंस जो होगा वो लोकल लिमिट के हिसाब से देखा जाएगा, लोकल लिमिट प्लस पॉपुलेशन। मतलब तीनों केस में अगर आप एरियल डिस्टेंस को देखोगे वो म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड की लोकल लिमिट से देखेंगे जिसका पॉपुलेशन ये स्पेसिफाइड फिगर से एक्सीड करना चाहिए, मतलब स्पेसिफाइड फिगर के रेंज में आना चाहिए, ठीक है। और पॉपुलेशन किस हिसाब से देखेंगे, तीसरी बात इन तीनों में आती है कि फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस होगा उसके हिसाब से, तो प्रीवियस ईयर का जो फर्स्ट डे आपका यहां पर होगा उस दिन देखोगे कि कौन सा लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप पॉपुलेशन देखोगे। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वो होगा जो म्युनिसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड के जो लोकल लिमिट होते हैं, ठीक है, और उस म्युनिसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है
मतलब फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को ही हम लोग ये चीज देखेंगे कि 10,000 से ज्यादा है लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस के हिसाब से, लेकिन 1 लाख से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर 2 किलोमीटर तक के रेंज का जो एरिया आ जाएगा लोकल लिमिट से, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगा। दूसरा सिचुएशन कि अगर 1 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है लेकिन 10 लाख से पॉपुलेशन कम है, तो फिर लोकल लिमिट से आप यहां पर 6 किलोमीटर तक देखोगे। उसके बाद अगर आपका पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या देखोगे, ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे 8 किलोमीटर तक के रेंज में, और इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड उसको बोलते हैं जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता है, और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ये सारी चीजें अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी उनके म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से, या फिर अगर एरियली मेजर करें तो उससे फॉल करने वाले जो एरिया होते हैं 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के रेंज के हिसाब से। उसके बाद स्पा करवा लो हम लोगों ने देख लिया। अब गंदे बाल है, तो जी का मतलब होता है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड के स्कीम के तहत यहां पर नोटिफाई किया है। और बी का मतलब होता है स्पेशल बियर्ड बॉन्ड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इशू करता है, स्पेशल बियरर बॉन्ड। ठीक है, तो ये स्पा करवा लो, गंदे बाल हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखी, और यहां पर आपका कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन समाप्त होता है।